हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी 69th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कार्य का इधर फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है और इधर उनके डायमेंशंस दिए गए हैं। तो कार्य होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर और आ गया था kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा kg का m, मीटर स्क्वायर का L2 और T-2। तो ML2 T-2 ये होता है वर्क का डायमेंशन। तो ML2 T-2 ये सही है। शक्ति पावर का क्या यूनिट होता है? पावर एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी बाई टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहा जाता था। पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W/T। W का भी निकला ML2 T-2। तो T से एक और डिवाइड कर देंगे तो T-3 हो जाएगा, यानी ML2 T-3 हो जाएगा। तो ये भी सही है। पावर का यूनिट क्या डायमेंशन क्या होगा? ML2 T-3, ये भी सही है। प्रतिबल का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रतिबल का मतलब स्ट्रेस का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी kg पर मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा, यानी kg मीटर -1 सेकेंड -2, यानी ML-1 T-2। ML-1 T-2 ये भी सही है। ML-1 T-2। उष्मा क्या है? हीट एनर्जी। उष्मा भी एक एनर्जी है, उसका यूनिट वही होगा जो वर्क का यूनिट होता है। वर्क का यूनिट यहाँ पे निकला हुआ है ML2 T-2। तो यहाँ दिया हुआ है ML1 T-2 दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो उष्मा का डायमेंशन ML1 T-2 नहीं होता है, ML2 T-2 होता है। ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ये मतलब स्केलर है। इसमें से कौन सा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो। 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी नहीं होगा। विद्युत तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नहीं होगा। विद्युत धारा के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो क्या यह वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन यह ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या यूं कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या यूं कहें कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या यूं कहें कि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस कारण से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक वायर ले लिए, इधर एक वायर ले लिया और ये दोनों मिल करके इधर जा रहे हैं, इसको काट देते हैं। 2 एम्पियर का करंट ऊपर वाले में, 3 एम्पियर का करंट नीचे वाले में, ये 30 डिग्री का एंगल है इस पर, तो इधर कितना जाएगा? 5 एम्पियर का करंट ही जाएगा। अब मान लीजिए एंगल 60 डिग्री आप कर दीजिए बढ़ा करके, 2 एम्पियर का करंट ही आ रहा था, इधर 3 एम्पियर का आ रहा है। अब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री कर दीजिए, तो इधर जो करंट जाएगा 5 एम्पियर ही जाएगा। मतलब इनके बीच का एंगल पे ये डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ को फॉलो कर रही है। एंगल कुछ भी हो, 2 + 3 = 5 हो रहा है, 2 + 3 = 5, 60 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, ये सिंपल अलजेब्रा को लॉ को फॉलो कर रहा है, वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहाड़ी इलाकों में घेंघा रोग आम है। पहाड़ी इलाकों में घेंघा रोग इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के पानी में आयोडीन की कमी होती है, इस कारण से, और आयोडीन की कमी से घेंघा ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलता है। पहाड़ों पे पानी जल्दी उबलता है। पहाड़ों पे जैसे जैसे हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर जो है डिक्रीज होते चला जाता है। तो प्रेशर लो होने की वजह से जो है, प्रेशर लो है, अल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करता है प्रेशर डिक्रीज होता है, और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वाटर जो है कम ही टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देता है। जैसे ग्राउंड लेवल पे यदि मैदानी इलाकों में 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि बॉयल करता है, तो पहाड़ी इलाकों में कम ही टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देता है। मतलब ये रहा कि पहाड़ी इलाकों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर पर बॉयल कर जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। पहाड़ों पर मांस पकाने में अधिक समय लगता है। ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका भी वही कारण है कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज करता है वैसे वैसे एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने से वाटर जो है कम ही बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू करने लगता है। इस कारण से खाना पकाने में अधिक टाइम लग जाता है, मीट पकाने में अधिक टाइम लगता है। जो खुला में मीट पकाया जाता है वो उसमें कम टाइम लगता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी 1 2 3 सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली रोशनी में घास किस रंग का दिखाई देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किसी भी रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट उसी रंग का दिखाई देता है जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करता है। वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमारे आंखों पे आती है तो उसी कलर को दिखता है जो कलर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आया है। तो नीली रोशनी में घास का कलर हरा है। हरा है मतलब वो हरा कलर रिफ्लेक्ट कर रही है। यदि व्हाइट लाइट उस पर जा रहा है तो सारे कंपोनेंट्स को एब्जर्व कर रही है और हरा कलर को ही घास से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, हरा कलर। यदि ब्लू लाइट वहाँ पे हम भेजें, ब्लू लाइट घास के पास भेजें, तो हरा को छोड़ करके, जैसे विबजियोर है, विबजियोर में से यदि ग्रीन को छोड़ करके बाकी 6 कंपोनेंट को ऑब्जर्व कर रही थी तो उस 6 कंपोनेंट में ब्लू भी तो आ गया ना। तो ब्लू लाइट को यदि भेजेंगे तो घास ब्लू कलर को एब्जर्व कर लेगी। तो ब्लू कलर को एब्जर्व कर लेने की वजह से, यानी एब्जर्वेशन की वजह से, वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ से कोई कलर रिफ्लेक्ट होकर के आ ही नहीं रहा है, इसलिए उसका कोई कलर अदर दिखाई देगा नहीं, ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो काला दिखाई देगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना निम्न में से किन के कारण संभव होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी क्या है? मान लीजिए कि एक पतला पाइप है, ये एक पतला पाइप है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का इसका शेप है, लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो है इस ट्यूब के सरफेस के कांटेक्ट में जो वाटर है, ट्यूब के मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इस कारण से वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ऊपर की ओर चढ़ने की वजह से मान लीजिए कि एक टैब में डुबाया गया है, इसको एक टैब में हम डुबा दिए हुए हैं, इसको एक टैब में, और इसमें वाटर भरा हुआ है। तो लेवल तो यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये कैपिलरिटी की वजह से, यानी फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है, इसकी वजह से लेवल ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा है। यही फिनोमिनन कैपिलरिटी कहलाता है। यानी पतले पाइप में जिस लेवल का वाटर है उससे ऊपर की ओर लेवल हो जाता है पाइप में, तो उसी को कैपिलरिटी कहा जाता है। कैपिलरिटी आता कैसे? ये जो फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, यानी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स पे, इसी की वजह से ऊपर चढ़ता है, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता है। यानी पौधों में पानी कैपिलरिटी की वजह से ऊपर की ओर तो चढ़ता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता। उसके बाद में अदर फोर्सेस एक्ट करना शुरू कर देते हैं। कौन कौन से? कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस फिर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ससंजन क्रिया के कारण भी, तो केशिकत्व क्रिया के कारण तो होता ही है, उसके बाद में ससंजन क्रिया के कारण भी ये पानी ऊपर की ओर चला जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में, तो देखिए, जो यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम देखें तो यहाँ पर विजिबल कलर्स है, यहाँ वायलेट है, यहाँ पे रेड है, वायलेट एंड रेड।
वायलेट का जो वेवलेंथ है वो कम है, रेड का मैक्सिमम। विजिबल कलर में वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब रेड से ज़्यादा वेवलेंथ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो आता है इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ रेड से भी ज़्यादा हो गया। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में इसी रेड कलर का, इंफ्रारेड कलर का यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लॉन्गर वेवलेंथ के लाइट हैं उनका स्कैटरिंग कम होता है। स्कैटरिंग कम होने की वजह से ये लंबी दूरी तय करके चले जाते हैं, और ये लंबी दूरी तय करके जाने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम नहीं आता है। यही कारण है कि कोहरा घेरा हुआ हो या धुंध हो, उसमें भी ये इंफ्रारेड जो है वो दूर तक चली जाती है और ऑब्जेक्ट नज़र आता है। और यही कारण है कि इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण या रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? इंफ्रारेड औरक्त तरंग, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार के तार में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? तो सितार के तार में तार का दोनों एंड जो है वो फिक्स्ड होता है। अब यहाँ पे यदि आप एक वेव जनरेट करें तो ये वेव कुछ इस तरीक़ा से ट्रेवल करके जाता है, यानी यह एक ट्रांसवर्स वेव इस पर ट्रेवल करता है। ट्रांसवर्स वेव लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल यानी जो वायर है या स्ट्रिंग है इसके पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, इस कारण से यह एक ट्रांसवर्स वेव है। अब चूंकि ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, इस कारण से ये इन्वर्ट होकर के लौटेगा, यानी रिफ्लेक्ट होगा इन्वर्ट होकर के। नीचे से गया हुआ है तो ऊपर से आएगा, ऊपर से यदि जाता तो नीचे से आता, तो इन्वर्ट करके ये लौटेगा। इन्वर्ट करके लौट रहा है, इन्वर्ट करके लौट रहा है। तो अब देखिए, जो लेफ्ट से राइट वेव जा रहा था वो एनर्जी को लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र कर रहा था। ठीक उसी टाइम में जो रिफ्लेक्ट होकर के राइट से लेफ्ट की ओर वेव आ रहा है वो एनर्जी को राइट से लेफ्ट की ओर ट्रांसफ़र कर दे रहा है, और रेट सेम है। इस कारण से नेट एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है जीरो हो जाता है। न तो नेट एनर्जी राइट की ओर जा रही है, न ही नेट एनर्जी लेफ्ट की ओर आ रही है। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि एनर्जी स्टेशनरी हो गई है, रुक गई है, स्टैंड कर रही है, स्टैंडिंग हो गई है। यही कारण है कि इस वेव को स्टेशनरी वेव कहा जाता है या फिर स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। तो ये किस तरीक़े का वेव बना हुआ है? इस पे स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव, या यूँ कहें कि स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव बना हुआ है, यानी स्थिर अनुप्रस्थ वेग, राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ओडोमीटर का यूज कहाँ पे होता है? ओडोमीटर जो है व्हीकल द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाता है वो मेजर होता है। तो ओडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है। ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 किस में है? ये ए कट गया, ए का 1 है, ये भी ए का 1 है, ख़त्म हो गया। अब बी और सी बचा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। टैकोमीटर जो है, देखिए कोई भी व्हीकल जा रहा है तो उसके पहिया क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं पहिया, उसके एक्सिस के अबाउट, एक्सल के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो उनका रोटेशनल स्पीड यदि ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो ये टैकोमीटर जो है वो रोटेशनल स्पीड, रोटेशन पर मिनट को मेजर करता है। तो रोटेशन पर मिनट को मेजर कर रहा है, मतलब इंजन की गति को मेजर कर रहा है। तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 देख लीजिए, ये ख़त्म हो गया सी वाला। तो बी का 3 बी में है, तो ए का 2 बी का 3, तो बी यहाँ से राइट ऑप्शन बी होने जा रहा है। अब वेंचुरीमीटर क्या है? किसी भी पाइप में, कोई पाइप है, जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, इसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है, तो किस स्पीड से इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है ये मेजर करता है वेंचुरीमीटर। और एक्सेलेरोमीटर क्या करता है? तो सी का 3 हो गया, यहाँ से सी का 4 द्रव की गति को मेजर करता है, तो सी का 4 हो गया। और एक्सेलेरोमीटर वाहन की गति में वृद्धि, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेशन से आया हुआ है। तो एक्सेलरेट करते हैं मतलब वाहन की गति में वृद्धि हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का क्या मतलब हुआ? कि वेलोसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाहन की गति वृद्धि दर को ये मेजर करता है एक्सेलेरोमीटर। तो डी का 1 हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में किस तरीक़ा का इमेज बनता है? तो मैं आपको उसका डायग्राम दिखाता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कैसे इमेज बनता है, ये रे डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसमें 2 बाई कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ये एक बाई कन्वेक्स लेंस है, इसका अपर्चर थोड़ा बड़ा है और इसका अपर्चर छोटा है। तो ये बड़ा अपर्चर है, मतलब बड़ा लेंस होता है, ये उससे छोटा लेंस होता है। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस।
तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ किया जा रहा था। ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा दूर है, यानी इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो पैरेलल रेज आ रही है, ये रिफ्रैक्शन के बाद में, यानी इस बाई कन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो बाई कन्वेक्स लेंस यानी कन्वेक्स लेंस कहाँ पे इमेज बनाता है? फोकस पे बनाता है। तो ये जो है इमेज बन रहा है, इसके फोकस पे बन रहा है। किसके फोकस पे बन रहा है? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बन रहा है। और इसको ये जो आँख के पास जो लेंस है जिसका अपर्चर छोटा है, इसको आई पीस कहा जाता है। आई पीस को इस तरीक़ा से आगे पीछे करके एडजस्ट किया जाता है कि ये जो इमेज बना हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनाया गया है वो इसके फोकस के अंदर ही आ जाए, यानी आई पीस के फोकस के अंदर ही आ जाए। तो हम जानते हैं कन्वेक्स लेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रहता है तो उसका वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर इमेज बनता है। तो ये जो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनाता है। कैसा? इरेक्ट, यानी ये इमेज हो गया इरेक्ट है, लार्जर है। और कैसा है? इरेक्ट लार्जर तो है ही, कैसा है? काल्पनिक है, यानी वर्चुअल है। तो फाइनल इमेज तो यही है ना। फाइनल इमेज कैसा बना हुआ है? फाइनल इमेज जो बना हुआ है इमेजिनरी बना हुआ है और लार्जर बना हुआ है। तो राइट ऑप्शन उसमें से देख लेते हैं, बी होगा। तो कैसा इमेज बना हुआ है? काल्पनिक और बड़ा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। देखिए R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, मतलब किसी भी वायर का रेसिस्टेंस जो है उसके मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही उसके लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। यदि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हो तो अलग अलग पार्ट का रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तब फिलामेंट का तार एक समान नहीं होने की वजह से उसके अलग अलग भाग का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। इस कारण से अलग अलग भाग के द्वारा हीट जो प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग होता है और अलग अलग भाग, कोई मजबूत होता है कोई कमज़ोर, तो कमज़ोर वाला भाग टूट जाता है। तो ये हो गया, ये सही है स्टेटमेंट। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, जो बल्ब है उसको कम्प्लीटली वैक्यूम क्रिएट वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन है। इस कारण से जो फिलामेंट बना हुआ है, फिलामेंट जो टंगस्टन बना हुआ है, टंगस्टन ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आके वहाँ रिएक्शंस हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। इस कारण से वो कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाता है। बिल्कुल, जो सपोर्ट करने वाले, फिलामेंट को सपोर्ट करने वाले जो वायर हैं, ऐसे तो टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले अदर जो मटेरियल है, अदर जो वायर है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है और हीट से उनका वो मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है, जिस कारण से वो मेल्ट कर जाते हैं, इस कारण से टूट जाता है। तो ये भी सही कारण हो सकता है। सो डी होगा 1 2 3, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है? तो ये संचित रहता है ओनियन एंड गार्लिक की पत्तियों में। ओनियन एंड गार्लिक यानी लहसुन और प्याज की। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के उचित वृद्धि एवं विकास हेतु कई प्रकार के बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन एक पौधों हेतु आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये कहाँ दिया गया है? 9th क्लास के बुक में दिया गया है, 9th क्लास के लास्ट वाले चैप्टर में दिया गया है, 9th क्लास के साइंस के बुक के लास्ट चैप्टर में दिया गया है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। फास्फोरस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आयरन आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, मोलिब्डेनम, जिंक आता है, बोरोन आता है, क्लोरीन आता है एवं निकेल आता है। तो लौह, जिंक एवं बोरोन जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और फास्फोरस जो हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो निम्न में से एक पौधों हेतु आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? फास्फोरस नहीं है। फास्फोरस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा नहीं उगाया जाता है? मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्निक के द्वारा नहीं उगाया जा सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्निक का मतलब क्या हुआ है कि उनके तना को तोड़ लीजिए, पत्तियों को तोड़ लीजिए, तना को तोड़ करके काट करके अब मिट्टी में गाड़ दीजिए, फिर वो पौधे हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे, वहाँ से रूट्स निकल जाएंगे और वो पौधे बन जाएंगे। तो इसमें से संतरा का हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, गन्ना का तो होता ही है, गन्ना के तने को ही तो उसी को काट करके रोपा जाता है। पपीता को नहीं किया जा सकता है,
कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा पपीता को नहीं उगाया जा सकता है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्निक का यूज करके पपीता को नहीं उगाया जा सकता है, सीढ़ी से ये उगेगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश दाल वाले पौधे जैसे चना, अरहर, मूंग, सोयाबीन आदि किस कुल के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तब फाबेसी कुल के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो नदी जो है आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र यानी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, वन भी है, तालाब भी है, लेकिन फसल जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो गोह, घड़ियाल और एलिगेटर ये सभी जो है ये आते हैं किसमें? रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। पेंगोलिन जो है एक ये मैमल के अंदर आता है, यानी स्तनधारी के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, यानी आरबीसी में पाए जाने वाला एक स्पेशल प्रोटीन है। कौन सा? एंटीजन। और ए में पाया जाता है, ए में ए एंटीजन पाया जाता है, बी में बी एंटीजन पाया जाता है एंटीजन, और ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है, लेकिन ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण कोश में होता है, ये सही है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है, ये भी सही है। शुक्राणु पुरुष के शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं, ये भी सही है। तो ये हो गया 1 2 3 तीनों ही सही है, कोई नहीं दिया हुआ है, सो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य मिलान की पहचान करें। हैजा विब्रियो कोलेरा नाम कोलेरा से होता है, ये सही है। और कुष्ठ रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ये भी सही है। पीत ज्वर जो है एडिज मच्छर से होता है, ये भी सही है। स्वाइन फ्लू जो है H5N1 से नहीं होता है, H1N1 से होता है, H1N1 से। और स्वाइन फ्लू H1N1 से, और H5N1 से क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से असत्य मिलान की पहचान करें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉफोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूट्रिशन साइंस का अध्ययन किया जाता है, पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। और रुधिर सीरम का सेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दी स्टडी ऑफ ब्लड सीरम जो है सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके अलावा दी स्टडी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी उपार्जित लक्षण का स्टडी टेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का हल्का पीला रंग, जैसे हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो एक पदार्थ बनता है यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण ही मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, यूरोक्रोम। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पित्त का मुख्य कार्य नहीं है? यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, ये सही है। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ये भी सही है। यह आंत की क्रमांकुचन गति को कम कर भोजन के पाचन को सरल बनाता है, नहीं, आंत की क्रमांकुचन गति को ये बढ़ा देता है ताकि जो डाइजेस्टिव जूस है अच्छे से भोजन में मिक्स हो जाए, तो ये गलत है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है, ये भी सही है, तो सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? तो ये है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ अणुओं की गति जो है, अणुओं की गति अलग अलग होती है। ठोस यानी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनके बीच में स्पेस कम होता है मूव करने के लिए, तो मूवमेंट उनका कम होता है। उससे थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट लिक्विड में होता है, और गैसेस में तो फ्रीली मूव करते हैं, तो अणुओं की गति भिन्न भिन्न होती है ठोस द्रव और गैसों में, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, किसी एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे लेफ्ट में आप देखिए तो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है। लेफ्ट से राइट जैसे जैसे हम जाते हैं
मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते चला जाता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते चला जाता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होते चला जाता है। तो ये गलत है, धीरे धीरे कम नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती चली जाती है। जैसे 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 डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करते चला जाता है। साइज इंक्रीज करने की वजह से यदि उनके ऑर्बिट में बाहर से इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर जाएगा। ज़्यादा दूर रहने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कम होती चली जाती है। तो तत्वों के किसी एक वर्ग में, एक ग्रुप में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती चली जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड। किसी पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते चला जाता है, एटॉमिक मास से इंक्रीज होते चला जाता है। मतलब ये रहा कि लेफ्ट से राइट जैसे जैसे हम जाते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते जाता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है लेफ्ट साइड में, राइट में नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। इसको भी याद रखिए, ये फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, कम नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा गलत हो गया, 1 और 3 गलत हो गया। और गलत निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ दिया हुआ है इनमें से कौन से या कौन से कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है 1 और 3, राइट ऑप्शन सी होगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म निम्न में से किन अणुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचें, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचे और उसमें यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो वो पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यदि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचे तो आप पाएंगे कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई वो एक पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। तो और ये तो पहली बात हो गई। जो केवल इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, नहीं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो यहाँ से डी जो है ये सही होगा। उसके अलावा ऑक्सीजन हमने एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है, उस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया और सी तो गलत हो ही गया। और बी को देख लेते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षित नहीं होते हैं, ये कह रहा है। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है, इसको यदि मैग्नेटिक फील्ड, इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इसके वीक अट्रैक्शन होता है, कमज़ोर अट्रैक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो है इसकी तरफ आकर्षित होती है, वीक अट्रैक्शन होता है। और इसमें मैग्नेटाइजेशन जो होता है, वीक मैग्नेटाइजेशन, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में इसमें वीक मैग्नेटाइजेशन होता है। और वहीं यदि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड रहती, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, और इस केस में मैग्नेटाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। वहीं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस यदि लें तो उनमें रिपल्सन होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल होगी, यहाँ पे दूर दूर चली जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते, आकर्षण तो होता है, वीक होता है लेकिन होता है आकर्षण, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सही है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं यानी जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से विघटित होकर कौन से तत्व में बदल जाता है। तो वो थोरियम 234 में बदल जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय को बचाने के लिए हमें अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इस्तेमाल टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो देखिए हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो भी हम भोजन करते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के अणु को ये जो बैक्टीरिया हैं एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन करके एसिड बना लेते हैं। तो चूँकि मुँह में एसिड बना हुआ है तो
उस एसिड को ख़त्म करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जो हम टूथब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट का नेचर बेसिक होना चाहिए, तभी तो एसिड न्यूट्रलाइज होगा। तो टूथपेस्ट का नेचर जो होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल यानी घंटी धातु में होता है, तो बेल में ब्रॉन्ज धातु का, ब्रॉन्ज एलॉय का यूज किया जाता है, मिश्र धातु का। कॉपर और टीन के मिश्र धातु ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा साउंड आवाज़ करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से मिलान गलत है? तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये सही मैच्ड है। एकल इकाई यानी विनाइल क्लोराइड का ये पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर कैसे बनता है? पॉलिस्टर जो है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल और ट्रेप्थाइलिक एसिड के कंडेंसेशन से बनता है, पॉलिस्टर बनता है। और इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या फार्मूला होता है? इधर ले लीजिए आप CH2OH और फिर इधर CH2OH, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। ट्रेप्थाइलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? ये बेंजीन रिंग ले लीजिए आप, बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेटली डबल बॉन्ड, यहाँ ऊपर में COOH ले लीजिए और नीचे में भी COOH जोड़ दीजिए, तो ये होगा ट्रेप्थाइलिक एसिड और ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। लेफ्ट में जो लिखा है इथाइलिन ग्लाइकॉल और राइट में जो है ट्रेप्थाइलिक एसिड, इन्हीं की कंडेंसेशन से बनता है पॉलिस्टर। तो इथिलीन ग्लाइकॉल पॉलिस्टर में होता है, बी सही है यहाँ पे। तो ए भी सही है, बी सही है। और एस्टाइरिन, एस्टाइरिन पोली एस्टाइरिन, एस्टाइरिन का ये फार्मूला होता है, बेंजीन रिंग ले लीजिए आप, यहाँ से अल्टरनेट डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ दीजिए, ये हो गया एस्टाइरिन। इसी का पॉलीमर होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके आपस में जुड़ेंगे तो बनता है पॉली एस्टाइरिन, तो ये भी सही है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन से बनता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है यानी पॉलीमर है टेफ्लॉन, तो ये भी सही है। तो करेक्टली मैच, सभी करेक्टली मैच हैं। से मिलान गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल में यूजेनॉल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C10H12O2, ये यूजेनॉल का फॉर्मूला होता है और यही लौंग के तेल में पाया जाता है, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा अलग अलग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के जनरल साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।